विद्यार्थी मित्रों, वेलकम अगेन टू विवेकानंद विद्यालय। मैं वीडी सिंह आज आपको 12th क्लास चैप्टर नंबर 2 के बाकी के प्रश्नों के बारे में समझाऊंगा। जैसा कि आप लोग पहले समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, नरजन्यु का विकास अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पराग चतुष्क बना करके परागकण बना था। और उसके बाद मैंने 3rd लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि मादा में मादाजन्यु का विकास होता है और ये मादाजन्यु बीजांड के अंदर डेवलप होता है। दोनों के डेवलप होने के बाद मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में परागण के बारे में बताया था। परागण की प्रक्रिया में बताया था कि वनस्पति में पुष्प के परागकण स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। इस क्रिया को हम परागण क्रिया कहते हैं। यह युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया है। जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा, युग्मक निर्माण, फिर उसके बाद में युग्मक वहन यानी कि स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण होने के बाद जब युग्मक यहाँ पहुँच जाते हैं, परागकण यहाँ पहुँच जाते हैं, तब यहाँ पराग स्त्री केसर संकर्षण होता है। परागकण अंकुरण करता है। परागकण के अंकुरण होने से परागनलिका आगे की ओर बढ़ती है और इस परागनलिका में 2 केंद्रक होते हैं। ये दोनों केंद्रक आगे बढ़कर फलन क्रिया करते हैं या निषेचन करते हैं। अब हम आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, निषेचन पश्च घटनाएं और निषेचन घटनाएं। सबसे पहले बात करेंगे निषेचन घटना की। तो निषेचन यहाँ पर दोहरा निषेचन के रूप में होता है। ये दोहरा निषेचन क्यों होता है, क्यों इसे दोहरा निषेचन कहते हैं, इसके बारे में हम तुमको थोड़ी सी जानकारी देंगे और इसे यहाँ चित्र द्वारा समझेंगे। परागकण के अंकुरण के समय परागकण परागनलिका उत्पन्न करते हैं। परागनलिका अंदर जाकर बीजांड में तैयार हो चुके बीजाणु जनन की घटना द्वारा मादाजन्यु के निर्माण होने के बाद परागनलिका अंकुरण करके इस बीजांड छिद्र की ओर से प्रवेश करती है और अपने नर युग्मक मुक्त कर देती है। परागनलिका में एक कायिक कोशिका होती है जो कि नष्ट हो जाती है और इसके बाद नर युग्मक जो होता है वो 2 कोशिकाओं में बढ़ जाता है। 2 कोशिकाओं में बढ़ने के बाद ये दोनों केंद्रक युक्त कोष नरजन्यु बीजांड के अंदर भ्रूण कोष में एंटर करता है। भ्रूण कोष में एंटर करने के बाद यहाँ मुख्य जो मादा कोशिका है इसके पास आई 2 सहायक कोशिकाओं से होकर परागनलिका एंटर करती है और अपने दोनों कोष भ्रूण कोष में मुक्त कर देती है, जिससे एक केंद्रक भ्रूणपोषीय केंद्रक जो कि द्विकेंद्रीय कोशिका है के साथ फलन करता है और एक केंद्रक मादा अंड कोशिका के साथ फलन करता है। इसी चीज़ को हम यहाँ आपको और आगे बताएंगे कि यहाँ इसे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं, दोहरा निषेचन क्यों कहते हैं। परागकण अंकुरण से उत्पन्न परागनलिका वर्तिकाग्र से होती हुई अंडाशय तक पहुँचती है तथा बीजांड द्वार सिरे से बीजांड में प्रवेश करती है। परागनलिका में 2 नर युग्मक होते हैं, एक सहायक कोशिका जीव द्रव्य मुक्त कर दिए जाते हैं। इनमें से एक केंद्रक युग्मक संलयन करता है, जैसा कि मैंने अभी बताया चित्र द्वारा, और दूसरा त्रिसंलयन करता है। त्रिसंलयन मतलब जो पहले से द्विकीय था। यहाँ पर देखो, मैंने दोबारा बताता हूँ, यहाँ पर ये पहले से 2n था और ये पहले से n था, ये भी n है और ये भी n है। तो एक यहाँ पर फलन करेगा निषेचन और दूसरा यहाँ पर निषेचन करेगा, तो यहाँ बन जाएगी त्रिकीय कोशिका 3n। इस प्रकार से
दो स्थान पर दो बार निषेचन होने के कारण इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। यहाँ दो मुद्दे दिए गए हैं, युग्मक संलयन, एक नर युग्मक प्लस अंड कोशिका इक्वल टू युग्मक युग्मनज भ्रूण का निर्माण करता है, और दूसरा नर युग्मक प्लस केंद्रीय कोशिका इक्वल टू प्राथमिक त्रिकीय भ्रूणपोषी केंद्रक। इस प्रकार दो स्थान पर दो बार निषेचन होने से इस घटना को दोहरा निषेचन कहा जाता है। निषेचन होने के बाद जो घटनाएं घटती हैं उनको हम पश्च निषेचन घटनाओं में अध्ययन करते हैं। निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना की बात करें तो निषेचन के पश्चात युग्मनज से 2n भ्रूण का तथा भ्रूणपोष केंद्रक से 3n भ्रूणपोष का विकास होता है। इस प्रकार दो घटनाएं घटित होती हैं। विद्यार्थी मित्रों, दोनों घटनाएं साथ में घटित होती हैं, लेकिन दोनों घटनाओं को साथ में नोट में लिखकर बताना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए बहुत सारी घटनाओं को हम क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं। यहाँ पर भी हम दोनों घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से एक एक करके अध्ययन करेंगे। दोनों घटनाएं साथ में अग्रसर होती हैं। सबसे पहले यहाँ भ्रूणपोष विकास की बात करें तो पहले हम फिगर देख लेते हैं, उसके बाद में आपको थियरी बताएंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले ये जो बीजांड था, बीजांड के अंदर ये भ्रूणपोष था, और बीजांड के अंदर यहाँ युग्मनज 2n था और यहाँ 3n भ्रूणकोशीय केंद्रक। नीचे भेज दो। 3n और 2n बनता है, और जो प्रतिध्रुवी कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, प्रतिवासी कोशिकाएं। अब ये चीज़ आगे बढ़ती है, घटना आगे बढ़ते हुए जो मुख्य युग्मनज है 2n, इसका विकास समझते हैं पहले, और दूसरा होता है एक यहाँ 3n, ये भ्रूणपोष विकास करता है। ये परिधीय रूप से करता है, इसमें यहाँ पर ये परिधीय रूप से लगते जाते हैं, ये सारे के सारे 3n होंगे, और ये केंद्र में विकास करता है। जब यहाँ समसूत्री विभाजन होता है तो समसूत्री विभाजन से 1 से 2 कोष बनते हैं, एक तलस्थ कोशिका, दूसरी अग्रस्थ कोशिका। पुनः विभाजन होता है, तलस्थ कोशिका अनुप्रस्थ रूप से विभाजन करती है और 1 से 2 बन जाते हैं, और अग्रस्थ कोशिका लंब विभाजन करती है, 1 से 2 बन जाते हैं। इन दोनों कोशिकाओं की वृद्धि करने से आधार कोशिका जो होती है, तलस्थ कोशिका, वो बीजांड छिद्र को ब्लॉक कर देती है, जिससे दूसरा कोई परागकण एंटर ना करे, और मध्यस्थ कोशिका जो होती है वो बारंबार विभाजन करके 20 से 25 कोशीय निलंब का निर्माण करती है। और अग्रस्थ कोशिका यह अग्रसिरे पर बहुकोशीय भ्रूण का निर्माण करती है। पहले 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, जिससे 2 अष्टक बनते हैं, एक अग्रस्थ अष्टक और एक तलस्थ अष्टक। इसके नीचे की कोशिका अधोवर्धक कोशिका कहलाती है। अब यह आगे की ओर वृद्धि करता है। जब तक निलंब वृद्धि करता है तब तक अग्रस्थ कोशिका गोलाकार भ्रूण विकास नहीं करता, और जब अग्रस्थ गोलाकार भ्रूण विकास करता है तब निलंब विकास नहीं करता। आगे चल करके ये हृदयाकार रचना के रूप में भ्रूण बन जाता है, जिसे हृदयाकार भ्रूण कहते हैं, और अंत में यह प्रांकुर, मूलांकुर, बीजपत्र आदि अवस्था में बंटने के बाद परिपक्व भ्रूण बनाता है। इन दोनों चीज़ों को हम एक एक करके क्रमबद्ध रूप से दोनों पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ भ्रूणपोष विकास। भ्रूणपोषीय 3n कोष में से भ्रूणपोष का विकास व भ्रूण विकास साथ में होता है, परंतु प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बारंबार विभाजित करके तथा एक त्रिगुणित भ्रूणकोश ऊतक की रचना करती है। सर्वप्रथम केंद्रक विभाजन द्वारा मुक्त न्यूक्लियाई रचना बनती है। पहले तो क्या करते हैं, केंद्रक बढ़ते हैं केवल, और सैकड़ों हजारों की संख्या में केंद्रक बन जाते हैं। उसके बाद में उनके चारों तरफ कोशिका बनने लगती है। इस अवस्था को फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। जैसे कि कच्चे नारियल में आप लोगों ने नारियल पानी के बारे में सुना होगा, देखा होगा, पौष्टिक होता है। क्यों पौष्टिक होता है? क्योंकि उसके अंदर 3n न्यूक्लियस पाया जाता है। अब यह पानी के रूप में होता है। आपने देखा कच्चा नारियल पिया तो केवल पानी होता है,
उसके बाद में धीरे धीरे मलाई मतलब कोशिकाएं बनने लगती हैं, और जब उसकी गरी बन जाती है तो समझ लो कि सारा का सारा न्यूट्रिशन न्यूक्लियस गरी के अंदर कोशिकाओं में समाहित हो जाता है। इसलिए कच्चे नारियल का पानी मुक्त केंद्रीय है और सफ़ेद गूदा युक्त कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं, एक अभ्रूणपोषी बीज और दूसरे भ्रूणपोषी बीज। अभ्रूणपोषी बीज में मटर, मूंगफली, सेम आदि में भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। भ्रूण पहले ही उसको उपयोग कर लेता है, अंकुरण के समय नहीं, जबकि एक बीज पत्री में यह अंकुरण के समय उसे उपयोग करता है, इसलिए उसे भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। पहले से भ्रूणपोष को यूज नहीं करता। अरंडी, नारियल, घास, मक्का, गेहूँ आदि में भ्रूणपोषी बीज कहलाता है, क्योंकि भ्रूणपोष का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। दूसरी बात करें भ्रूण विकास की, तो भ्रूण विकास जैसा कि मैंने चित्र में बताया, मध्य में रहे 2n केंद्रक मध्य में रहे 3n केंद्रक के नीचे की ओर 2n केंद्रक फलितांड होता है, जो बारंबार विभाजन करके अधिकतर युग्मनज तब विभाजित होते हैं जब उसकी मात्रा में भ्रूणपोष का विकास कर लेता है। कभी कभी दोनों साथ में, कभी यह भ्रूणपोष विकास कर लेता है तब उसके बाद में विकास करता है। एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री में प्रारंभिक अवस्था समान होती है। युग्मनज प्राक्य भ्रूण के रूप में वृद्धि करता है, इसके सापेक्ष ही गोलाकार हृदय और परिपक्व भ्रूण में बदल जाता है। बात करें द्विबीजपत्री भ्रूण विकास की और एक बीजपत्री दोनों की अलग अलग, तो द्विबीजपत्री में एक भ्रूणीय अक्ष तथा 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। बीजपत्र के स्तर में आप लोगों ने मटर की बीज देखा होगा, सेम का बीज देखा होगा, नहीं देखा हो तो तुम्हारे घर पर सेम हो तो सेम के बीज को पानी में भिगोकर उसके 2 भाग करके देखना, दोनों बीज पत्र और अंदर उसके एक कलिका जैसी रचना दिखाई देती है, आराम से उसको देख सकते हो। तो द्विबीजपत्री में एक भ्रूणबीज अक्ष तथा 2 बीज पत्र समाहित होते हैं। बीज पत्र के स्तर से ऊपर भ्रूणी अक्ष की प्रोटीन एपिकोटाइल बीज पत्रों पर एक होता है, जो प्रांकुर या स्तंभ स्तर पर प्रायः समाप्त हो जाती है। बीज पत्रधार में बीज पत्रों के स्तर से नीचे बेलनाकार प्रोटीन होती है, जो कि भ्रूणस्रा तथा मूलज के शीर्ष तंत्र पर समाप्त हो जाती है, जो शीर्ष मूल एक मूल गोप नामक रचना से ढकी होती है। एक बीजपत्री भ्रूण विकास में मैं पहले इसके चित्र को बता देता हूँ। द्विबीजपत्री में इस सेम के बीज की बात करें तो सेम का बीज दोहरे आवरण का बना होता है। अगर इसे भिगो करके आप अध्ययन करेंगे तो इसके ऊपर की ओर के भाग में ये प्रांकुर पाया जाता है, जो प्ररोह बनाता है। इसके बाद की रचना में यहाँ ये अधराक्ष कहलाता है, और इसके बाद का भाग जो होता है वो मूल होता है। ये मूल गोप होती है इसके ऊपर, जो अभी मेरे चर्चा में बताया। इस तरह से इसकी रचना यहाँ दिखाई गई है। इसके अलग अलग भाग हैं। आगे चल करके जब अंकुरण करेगा तो ये अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ से ऊपर की ओर का भाग प्रांकुर प्ररोह बनाएगा, और इसके मध्य ये ज़मीन तक का भाग है, और इसके नीचे ये मूल है, मूलांकुर। और ये बीच में जो ग्रीन कलर का ब्लू कलर का भाग बनाया है ये अधराक्ष, ये उपराक्ष, और ये मूल। यहाँ पर ये मूल गोप। अब हम एक बीजपत्री बीज की बात करें तो एक बीजपत्री बीज में इसमें केवल एक बीजपत्री होता है। घास परिवार में बीजपत्र को स्कूटेलम रसल्क कहते हैं, जो भ्रूणी अक्ष के एक ही तरफ स्थित होता है। निचले सिरे पर यह भ्रूणी अक्ष के एक गोलाकार और मूल आवरण एवं परत द्वारा आवृत होता है, जो कि कोलियोराइजा मूलांकुर चोल कहलाती है। स्कूटेलम के जुड़ाव के स्तर के ऊपर भ्रूणी अक्ष को बीजपत्रों पर कहते हैं, जिसमें प्ररोशीस एवं कलिका होती है। प्रांकुर चोल एक खोलयुक्त पर्णी रचना है। इसके भी चित्र की चर्चा करें या बताएं तो इसके चित्र में भी आप लोग देखेंगे।
मक्के के बीज की रचना देखें तो मक्के के बीज की रचना इस तरह की होती है। इसका हम आड़ा सेक्शन लें, लंब छेद सॉरी, पानी में भिगोने के बाद मक्के का, तो यहाँ ये हम जैसा कि चर्चा में बताया अभी कि जो भ्रूणीय अक्ष है उसके एक साइड में एक ही ओर स्कूटेलम होता है, इसे कहते हैं स्कूटेलम। यहाँ पर भ्रूण होता है, भ्रूण के ऊपर ये भ्रूणाग्र, ग्रीन से बता देता हूँ, और भ्रूण मूल, इसके ऊपर भ्रूणाग्र चोल कवच, और ये भ्रूण मूल चोल, ये भ्रूण मूल चोल, भ्रूणाग्र चोल, ये भ्रूण, और ये भ्रूणाग्र और भ्रूण मूल। ये ग्रीन कलर का जो है वो भ्रूणाग्र है और ये भ्रूण मूल है। बाकी के भाग में यहाँ पर प्रोटीन का स्तर होता है, समिताया स्तर, और यहाँ स्टार्च होता है। ये भ्रूणपोष है, यानी भ्रूणपोष का विस्तार अलग, भ्रूण का स्तर अलग, इसलिए इसे हम एक बीजपत्री बीज कहते हैं। और ये भ्रूणपोषी है, भ्रूणपोष का स्वतंत्र है। यहाँ पर भ्रूणपोष कैसा है, यहाँ भ्रूणपोष इसके अंदर समा गया है और यहाँ भ्रूणपोष अलग विस्तार में है। अब आपको होमवर्क में गेहूं के बीज की या घास के बीज की अंतःसंरचना का चित्र बनाना है और उसका अध्ययन करना है बुक में से देख करके। इस प्रकार से ये आज का टॉपिक आपका पूरा हुआ। थैंक यू।